हेलो क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फेजर डायग्राम ऑफ आर एल एंड सी। मतलब हम इसमें डिस्कस करेंगे प्योर रेजिस्टेंस का फेजर डायग्राम, प्योर कैपेसिटर का फेजर डायग्राम, प्योर इंडक्टर का फेजर डायग्राम। इसके बाद इसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं, आर एल सर्किट का फेजर डायग्राम, आर सी सर्किट, आर एल सर्किट, मतलब जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन आर एल सी सर्किट, सीरीज पैरेलल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सी सर्किट, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते एकदम बेसिक से। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे इसके बारे में, जितना ज़्यादा ज़रूरी है, जितना बेसिक लेवल समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, बस उतना ही डिस्कस करेंगे। और ये मान के चलते हैं कि आपको जो है अभी जो है एसी फंडामेंटल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक है, बिना किसी जानकारी के तब जो है उस लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपको लगे कि यार ये कितना बेसिक पढ़ा रहा है या कि ये बच्चों वाली बात बता रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। हम वीडियो के जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते रहेंगे। और एट द एंड हम जो है एक इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम हमको बनाना है। ये हमारा टास्क है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप था उसमें जो है एक स्टूडेंट ने को डाउट किया है कि हमको जो है इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम बनाना सिखाइए। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। और लास्ट में हमारा जो पूरी वीडियो बनाने का मोटिव है वो है कि हम एक इंडक्शन मोटर का, जो हमारा सीलिंग फैन होता है, जो छत वाला पंखा होता है, उसका एक फेजर डायग्राम हम तैयार कर पाएँ। ठीक है, उस मोटिव के साथ जो है एक बार स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम ऑफ आर एल एंड सी। देखो पहले तो ये समझ लेते हैं कि फेजर डायग्राम है क्या। फेजर डायग्राम क्या है पहले ये समझते हैं। देखो ये मुझे पता है कि जो मेरी अल्टरनेटिंग करंट है साइनसोइडल वेवफॉर्म, अल्टरनेटिंग करंट जो मेरी साइनसोइडल वेवफॉर्म है वो कुछ फिजिकल नेचर में इस तरीके से मुझे जो है मूव करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगर मैं इसको एंगल से रिप्रेजेंट करूं या एक सर्कल से रिप्रेजेंट करूं, तो ये एंगल 0 है। और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता रहूँगा, ठीक है, अगर आपने कभी मोटर पढ़ा हो, डीसी मोटर या एसी मोटर, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप जो है कोयल हमारी मूव करती रहती है, कोयल जैसे जैसे मूव करती रहती है, उससे क्या होता है कि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है वो बढ़ता रहता है। जैसे जैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बढ़ता रहता है, वैसे वैसे मेरी जो है इसको वोल्टेज मान लीजिए या करंट मान लीजिए, ग्राफ दोनों के लिए सेम ही है, ये टाइम है। ठीक है, वैसे वैसे मेरा जो है जैसे जैसे उसका एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। तो जैसे ही ये जो है अपने मैक्सिमम तक पहुंचा, मेरी कोयल कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, ये कोयल डिस्टेंस कवर करती है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, मेरे पास एक कोयल थी, ऐसे कोयल होती है। ठीक है, अगर हम डायग्राम देखें, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, इस कोयल ने घूम के एक बार परपेंडिकुलर ये हो गई है, पहले 0 डिग्री पे थी, अब ये घूम के 90 डिग्री पे आ गई है। तो ये जो है 90 डिग्री का इसने एंगल बना लिया। और हमारी वेवफॉर्म हमको जो है सिग्नल में कहाँ तक मिली, यहाँ तक। ये एंगल यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री, यानी कि π/2। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे ये कोयल और आगे की तरफ मूव करती रहेगी, ये एंगल जो है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक कवर हो जाएगा। ये पूरा एंगल हो गया 180 डिग्री का। ठीक, 180 डिग्री का एंगल हो गया। और अभी हमारी वेवफॉर्म जो है मुझे जो है यहाँ तक मिली, तो यहाँ तक का मेरा कितना हो गया, 180 डिग्री। उसके बाद अगर ये अब रोटेट करेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में मुझे जो है वोल्टेज या करंट मिलेगी। तो सेम मुझे जो है यहाँ पे मिलेगी 3π/2। ठीक है, 145 डिग्री। उसके बाद सॉरी 145 नहीं, हाँ कितना, 90 दुनी 180 9 27 270 डिग्री। और फिर टोटल मुझे 360 डिग्री, 360 को तो 2π लिख सकता हूँ ना, 2π डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एक मोटर की एक वाइंडिंग जब एक साइकिल अपना पूरा कंप्लीट करती है तो मुझे जो है एक पूरी वेवफॉर्म मिलती है। 0 डिग्री, ये 9 मतलब 0 से शुरू हुई, ये भी 0 से शुरू हुई। उसके बाद ये घूम के जो है 90 डिग्री पे आई, 90 के बाद 180 पे, 180 से 270 पे, 270 से फिर से 360 डिग्री। जब ये 360 कवर करती है तो फिर से साइकिल मेरा 0 पे आ जाता है और फिर से सेम साइकिल रिपीट करती है। ठीक, इसको एक साइकिल कवर करने में जितना टाइम लगा उसको मैं बोलूँगा इसका टाइम पीरियड। ठीक है, और एक सेकंड में मेरे कितने साइकिल कवर हो रहे हैं वो कहलाती है किसी भी वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में मैंने जितने वेवफॉर्म, मैंने कहा कि मेरे 50 वेवफॉर्म
1 सेकंड में 50 ऐसे ऐसे साइकिल मेरे 1 सेकंड में आ गए, तो इसकी कितने हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो गई, 50 हर्ट्ज़ की उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब इसमें क्या है कि देखो ये तो वोल्टेज के लिए हो गया, सेम वेवफॉर्म मेरी करंट के लिए भी हो सकती है, सेम वेवफॉर्म मेरी जो है करंट के लिए भी हो सकती है। ठीक, अब अलग अलग एलिमेंट के लिए मेरी करंट की वेवफॉर्म आगे या पीछे शिफ्ट हो सकती है। कैसे, देखो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट और वोल्टेज में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करता। वो कहता है कि देखो अगर वोल्टेज मैंने अप्लाई की है किसी भी एलिमेंट पे, अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है उसको मैंने कुछ वोल्टेज दी, ठीक, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। ठीक है, वोल्टेज 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पहले मैं फेज शिफ्ट से एक बार समझा देता हूँ। देखो एक मेरे पास वेवफॉर्म है, ये, ठीक है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई। ठीक, एक मेरी वेवफॉर्म है जिसको मैं मान लेता हूँ x1t। दूसरे वाली जो मेरी वेवफॉर्म है बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो जो है कुछ सेकंड लेट स्टार्ट हुई या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेट स्टार्ट हुई, वो थोड़ी बाद में चली। तो मैंने कहा कि जब तक ये वेवफॉर्म जो है अपने 90 डिग्री तक पहुंच गई, उसके बाद ये वाली वेवफॉर्म अपनी जो है स्टार्ट हुई, x2t। ये वाली वेवफॉर्म तब स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, जब ये वाली पहले वाली वेवफॉर्म अपनी 90 डिग्री तक पहले ही पहुंच चुकी थी। तो मैं इसको कहूँगा कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है उसके बावजूद भी ये वाली वेवफॉर्म 90 डिग्री लेट चल रही है, क्योंकि ये तो पहले ही चलती थी ना, ये वाली वेवफॉर्म 90 डिग्री लेट चल रही है, इसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं x2 बनाने लगा तो ये x1t के बराबर तो है, लेकिन 90 डिग्री पीछे चल रही है। ठीक है, तो मैं इसको अगर x1t को मैं 90 डिग्री पीछे कर दूं तो ये मेरे जो है x2t के बराबर बनेगी। इतना तो क्लियर है। ठीक है, एक वेवफॉर्म हो सकती है कि जो उससे आगे चल रही है, 90 डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, हम तो फेज शिफ्ट फॉर एन एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री आगे या पीछे। अगर वो पीछे जा रही है तो मैं उसको बोलूँगा लैग कर रही है, x1 लैगिंग और x2 लैगिंग और x1 लीडिंग। ठीक है, जो वेवफॉर्म पीछे चल रही है उसको मैं बोलूँगा कि वो वाली वेवफॉर्म लैग कर रही है, जो वेवफॉर्म आगे चल रही है उसको मैं कहूँगा कि वो वाली वेवफॉर्म लीड कर रही है। ठीक है, लीड से तो आपको समझ में आता ही होगा कि बेसिक सिस्टम्स है। अगर दूसरी है हमारे पास x3t, वो वेवफॉर्म क्या हुआ कि वो कुछ डिग्री पहले ही चल दी। मैंने कहा कि वो 45 डिग्री पहले ही चल दी, मतलब जब तक ये वाली वेवफॉर्म 0 पे पहुंची तब तक ये वाली वेवफॉर्म जो है अपना 45 डिग्री तक का मार्जिन कवर कर चुकी थी। ठीक है, तो ये जो अगर 45 डिग्री कवर कर चुकी है तो मैं कह सकता हूँ कि x3t x1t प्लस π/4 45 डिग्री पहले ही वो चल दी। तो ये वाली x3t तो टाइम से पहले है, थोड़ी सी एडवांस है, तो क्या कहा जाएगा, ये x3t क्या कर रही है, लीड कर रही है किससे, x1t से। x2t क्या कर रही है, ये मेरी लैग कर रही है। कितना लैग कर रही है, 90 डिग्री लैग कर रही है। ठीक है, अब अगर आपको लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट समझ में आता है कि लैगिंग हम कब कहेंगे, लीडिंग हम कब कहेंगे, हमें क्या करना होता है कि किसी एक वेवफॉर्म को रेफरेंस लेना होता है। रेफरेंस मतलब जिसके रेस्पेक्ट में मैं ये बता सकूं कि ये चीज़ आगे है या पीछे है। देखो ऐसे तो हम जो है किसी चलती हुई चीज़ के रेस्पेक्ट में हम नहीं बता सकते। कैसे, अगर कोई बस जा रही है, उस बस के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही, तो ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि बस के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से जा रहा हूँ। हाँ, अगर मैं रुका हुआ कोई पेड़ है, मैं पेड़ के रेस्पेक्ट में बता सकता हूँ कि मेरी स्पीड कितनी है। ठीक है, मान लीजिए अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेस्पेक्ट में क्या होता है, देखो एक पेड़ है हमारे पास और उस पेड़ के बगल से मैं जो है साइकिल से जा रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो इस पेड़ के रेस्पेक्ट में मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि पेड़ को मैं रुका हुआ मान रहा हूँ। वहीं पे दूसरा आदमी मेरे साथ जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। तो इसके रेस्पेक्ट में मेरी कितनी स्पीड होगी, इसके रेस्पेक्ट में मेरी स्पीड होगी 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर मैं इसको रुका हुआ मानूँ तो उसके रेस्पेक्ट में तो मैं बस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही तो आगे बढ़ रहा हूँ।
वहीं पे अगर कोई आदमी सामने से आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो आदमी मुझे ज़्यादा तेज आता हुआ दिखाई देगा या फिर उसे मैं ज़्यादा तेज चलता हुआ दिखाई दूंगा। तो अगर मैं इसको रुका हुआ मानूँ तो उसके रेस्पेक्ट में मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बताते हैं। हम किसी एक को रुका हुआ मान लेते हैं, हम किसी एक को रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं। मैंने कहा कि मेरी वेवफॉर्म x1 जो है वो रेफरेंस है, तो x1 के रेस्पेक्ट में x2 मेरी जो है लैग कर रही है, कितने डिग्री, 90 डिग्री लैग कर रही है, क्योंकि जब ये 0 पे थी उस टाइम पे ये माइनस के 90 पे थी, ये पीछे है। ठीक, x3t प्लस के 45 डिग्री आगे है। ठीक है, इतना समझ में आता है? इतना भी समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अब देखो, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या कहता है कि अगर आपने कोई वोल्टेज 0 डिग्री के एंगल पे दी तो उसमें जो करंट जाएगी वो करंट भी जो है 0 डिग्री के एंगल पे ही जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस ना करंट को लीड कराता है ना लैग कराता है। मतलब अगर मैंने इस डायरेक्शन में मैंने कुछ वोल्टेज कंसिडर की, जो किसी मैंने रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने वोल्टेज दी, वो वोल्टेज उससे जो करंट जाएगी, करंट का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो वेवफॉर्म है वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ा रेजिस्टेंस के लिए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, लगभग से सही है। ठीक है, तो अगर ये वोल्टेज है तो करंट का क्या ग्राफ बनेगा? करंट का ग्राफ बनेगा ये कि करंट की वैल्यू कम हो सकती है, क्योंकि I = B/R। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है करंट मेरी वोल्टेज से तो कम आएगी। ठीक है, तो जब करंट को 0 तब वोल्टेज भी 0, जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट भी मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके की वेवफॉर्म मेरी जो है रेजिस्टेंस के लिए मुझे देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे इंडक्टर क्या कहता है? इंडक्टर देखो, अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का काम क्या है एक्चुअल में, पहले ये समझ लेते हैं। इंडक्टर काम करता है करंट को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करने का। ठीक है, वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो एनर्जी बनाता है करंट की मदद से। तो वो क्या करता है कि करंट को 90 डिग्री तक के लिए होल्ड करके रखता है। पहले जैसे ही आपने सप्लाई दी तो वो वोल्टेज को अपने थ्रू ऐसे ही पास होने देगा, लेकिन जो करंट है उसको 90 डिग्री तक पकड़ के रखेगा। अगर वो 90 डिग्री तक उसको पकड़ के रखेगा पहले ही, तो करंट तो पीछे हो गई ना, 90 डिग्री पीछे हो गई, क्योंकि मैंने इसको पहले से पकड़ के रख लिया। ठीक, तो इंडक्टर के केस में मैटर क्या जा रहा है? इंडक्टर के केस में ये इंडक्टर है, ये मेरा वोल्टेज मैंने दी जिसका एंगल 0 था, तो इससे अगर करंट जाएगी वो 90 डिग्री पीछे जाएगी। 90 डिग्री पीछे क्यों जाएगी? क्योंकि अभी मैंने बताया इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर करंट को अपने अंदर 90 डिग्री तक के लिए रोक के रखता है, उसके बाद भेज देता है। ठीक है, तो अगर इंडक्टर के लिए मैं वेवफॉर्म बनाने लगूँ, ये वोल्टेज के लिए है। ठीक है, अगर ये वोल्टेज के लिए है तो करंट के लिए क्या बनेगा? एक सेकेंड। ठीक है, इंडक्टर के केस में क्या हो रहा है कि वो 90 डिग्री करंट मेरी लैग कर रही है। तो 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या हुआ कि जब मेरी वोल्टेज 90 पे पहुंच गई, उसके बाद मेरे जो है करंट स्टार्ट होगी। करंट स्टार्ट होगी और ये जो है यहाँ से चलेगी यहाँ तक के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये मेरी करंट की है, जो ब्लैक वाली है वो मेरी वोल्टेज की है। और इंडक्टर के केस में क्या हो रहा है, मेरी जो करंट है वो 90 डिग्री बाद में चल रही है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है विद द हेल्प ऑफ करंट। वो करंट की मदद से जो है एनर्जी को अपने अंदर बना रहा है, एनर्जी को बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। ठीक है, तो वो बनाने के लिए वो करंट को क्या करता है, 90 डिग्री तक अपने अंदर रोक के रखता है, जिस कारण से क्या होता है, मेरी करंट 90 डिग्री पीछे हो जाती है। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो प्योर कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि ये जो एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर,
वो वोल्टेज की टर्म में करता है। कैपेसिटर वोल्टेज के टर्म्स में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज की टर्म्स में एनर्जी स्टोर करता है, और इसमें जो वोल्टेज मुझे VC मिलेगी, इसके अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिलेगी, वो क्या है, वो करंट को तो ऐसे ही पास होने देता है, करंट को ऐसे ही पास होने देता है, लेकिन वोल्टेज को रोक के रखता है। तो इसमें क्या है, हमारी वोल्टेज जो है 90 डिग्री लैग कर रही है, ठीक है। इसमें हमारी क्या कर रही है, कैपेसिटर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रही है। अब देखो वोल्टेज पीछे है करंट से, ठीक है, कंसेप्ट समझना। वोल्टेज अभी हमारी पीछे है करंट से, लेकिन हमें क्या करना है, हमने रेफरेंस लिया हुआ है वोल्टेज को ही, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि करंट 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, ये वोल्टेज मेरी यहाँ है, तो करंट जो यहाँ पे होगी 90 डिग्री, क्योंकि तभी तो मैं कह सकता हूँ वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, लेकिन पीछे किससे है, करंट से ही तो है। तो अगर मैं वोल्टेज का एंगल 0 ही मान के चलूँ, तो करंट का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो वोल्टेज कैपेसिटर के केस में, प्योर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज मेरी पीछे रहती है, और क्योंकि हमें वोल्टेज को फिक्स माना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी करंट आगे चल रही है, ठीक। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरी वेवफॉर्म कैपेसिटर के केस में ये मेरी वेवफॉर्म वोल्टेज की है, तो करंट के लिए मेरी वेवफॉर्म कैसी बनेगी, वो 90 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। जब ये 0 था वोल्टेज, तब मेरी करंट 90 डिग्री पे पहुंच चुकी थी पहले से ही, ठीक है। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं हर किसी का अलग अलग, तो देखो वोल्टेज रेजिस्टेंस के लिए, और ये रेजिस्टेंस के लिए करंट, जिसको मैं दिखाऊंगा IR की टर्म्स में, ठीक है। अगर इंडक्टर के लिए इसको रफ कर देता हूँ, अगर प्योर इंडक्टर के लिए मुझे फेजर डायग्राम बनाना पड़े, तो प्योर इंडक्टर के केस में क्या है कि मेरी जो करंट है वो 90 डिग्री लैग कर रही है। ये वोल्टेज थी और करंट थी, ये 90 डिग्री नीचे जा रही थी। तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊंगा, ये मेरी वोल्टेज और करंट कहाँ है मेरी, करंट मेरी ये रही, ये मेरी करंट IL, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, एंगल माइनस के 90 डिग्री, तो मुझे साफ साफ इसमें पता चल रहा है कि अगर ये एंगल 0 है, तो ये वाला एंगल माइनस 90 डिग्री है, करंट पीछे है वोल्टेज से, इंडक्टर के केस में। कैपेसिटर की बात करूं, तो कैपेसिटर के केस में ये मेरी वोल्टेज और उससे करंट जो है 90 डिग्री आगे मुझे दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी वोल्टेज पीछे है, ठीक है। तो प्लस 90 डिग्री मेरी करंट आगे चल रही है। ये है मेरा कैपेसिटर का केस, ठीक। इतना अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं कि क्या हो अगर मैं इंडक्टर और रजिस्टर आपस में मिला दूँ, ठीक है। क्या होगा अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटर अगर हम बात करें RL सर्किट की, ठीक। RL सर्किट की बात करें अगर, देखो कुछ तो इसमें रेजिस्टेंस है, कुछ इसमें इंडक्टर है, जिसकी वजह से इम्पीडेंस बन रहा है मेरा XL। अगर मैंने वोल्टेज दी और वोल्टेज दी मैंने 0 डिग्री पे, तो मेरी करंट कितने एंगल पे जाएगी, एंगल तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक। तो देखो मुझे ये तो पता है कि रेजिस्टेंस की वजह से करंट रहेगी इसी एंगल में, रेफरेंस में। अगर मेरी वोल्टेज ये है, तो रेजिस्टेंस की वजह से जो मेरी करंट होगी IR, जो रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट होगा IR, वो कंपोनेंट मेरा जो है वोल्टेज के साथ उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में मेरी वोल्टेज है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि वोल्टेज के साथ जो रेजिस्टेंस है वो अपनी करंट को सेम ही डायरेक्शन में रखने की कोशिश करता है। वहीं पे इसमें साथ में इंडक्टर भी है। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर करंट को 90 डिग्री नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो जो नेट करंट मेरे पास आएगी ये, जो कि लैग तो करेगी लेकिन कुछ डिग्री लैग करेगी। कितना डिग्री ये हो सकता है, अगर मैं इसको tan थीटा की वजह से निकालूँ या tan फाई की वजह से निकालूँ, तो tan फाई क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि IL अपॉन IR, फाई बराबर tan इनवर्स
आई एल अपॉन आई आर लैगिंग। लैगिंग क्यों आएगा? क्योंकि इंडक्टर तो 90 डिग्री लैग कर रहा है, रेजिस्टेंस कह रहा है कि नहीं भाई नहीं, यहीं पर रखेंगे। ठीक है, एक चीज़, एक इस पॉइंट को रेजिस्टेंस इधर खींच रहा है, इंडक्टर इधर खींच रहा है, तो ओवरऑल मेरे पास जो रिजल्टेंट करंट आई वो मेरे पास ये वाली करंट आई। ठीक है, तो अगर मैं आर एल सर्किट का या आर एल सर्किट का जो हम फेजर बनाएंगे तो फेजर कैसे बनेगा? देखो, ये तो हो गई मेरी वोल्टेज। अब करंट क्या है, मेरे वोल्टेज से लगभग कम ही रहता है ज़्यादातर केसेस में। अगर मेरा इम्पीडेंस की वैल्यू 1 ओम से कम है तो अलग बात है, अदरवाइज वो कम ही रहता है। तो रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट क्या कहता है? रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट कहता है कि देखो भाई, मैं तो करंट को रखूँगा इसी फेज में जिस फेज में मेरी जो वोल्टेज है, ये हो गया आई आर। ठीक, इंडक्टर कहता है कि भाई देखो, मैं करंट को रखूँगा 90 डिग्री नीचे, ये हो गया मेरा आई एल। तो जो मेरी नेट करंट आएगी, वो नेट करंट आएगी मेरे पास ये, जो कि कुछ 5 डिग्री लैग करेगी। और ये एंगल फाई कितना है? ये फाई मेरा एंगल ये है, आई एल अपॉन आई आर। ठीक है, जितना ज़्यादा इंडक्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही एंगल नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर ज़्यादा होगा तो आई एल वाला पोर्शन बड़ा बनेगा, आई एल वाला पोर्शन बड़ा बनेगा तो फिर मेरा ये एंगल बढ़ता चला जाएगा। अगर रेजिस्टेंस वाला पोर्शन ज़्यादा होगा तो ये कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा तो एंगल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना फेज एंगल आएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है या इंडक्टर कितना है। लेकिन अगर हम नॉर्मली एक जो है एंगल देना पड़े तो मैं बस इतना कहूँगा कि देखो, आई आर सर्किट के लिए ये मेरी वोल्टेज है, तो इसका जो रजिस्टिव वाला पार्ट है वो करंट को इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा, इंडक्टिव वाला पार्ट सर्किट को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, और जो मेरे पास नेट करंट आएगी वो करंट मेरे पास ये आ जाएगी आई, और ये एंगल बनेगा इसके साथ फाई। ठीक, और ये फाई एंगल की वैल्यू है हमारे पास आई एल अपॉन आई आर tan इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आर एल सर्किट। आर एल सर्किट का फेजर हो गया। उसके बाद बात करते हैं सीरीज आरसी सर्किट का। सीरीज आरसी सर्किट का क्या बनेगा? आरसी की वजह से मेरा इंडक्टेंस हो गया एक्सी। बिल्कुल सारी चीज़ें सेम हैं, बस इसमें क्या है कि एंगल हमारा फाई की जगह, देखो वोल्टेज तो अभी भी सेम वैसे ही है, एक कंपोनेंट उसका रेजिस्टेंस वाला है, तो रेजिस्टेंस वाला क्या करेगा? करंट को उसी डायरेक्शन में रखने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है। लेकिन कैपेसिटर क्या करेगा? करंट को 90 डिग्री लीड कराने की कोशिश करेगा। ये लीजिए, ये हो गया मेरा आईसी। तो नेट करंट मेरे पास आ गई आई, जो कि इन दोनों का वेक्टर सम है। ठीक है, ये एंगल बना मेरा फाई। ठीक, तो लगभग सारी चीज़ें सेम हैं, बस यहाँ पे एंगल नीचे की जगह कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और ये जो एंगल है -5 की जगह +5 बनेगा। आई एल की जगह आई सी आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। और लैगिंग की जगह क्या आ जाएगा? लीडिंग, क्योंकि ये कंपोनेंट अभी भी जो है 0 डिग्री से तो ऊपर ही है ना। अगर 0 डिग्री से ऊपर है तो वो क्या करेगा? लीड करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आर एस सी सर्किट हो गया, आर एल सर्किट हो गया। अब बात करते हैं आर एल सी सर्किट के बारे में। आर एल सी सर्किट में देखो, अगर हमारे पास आर एल और सी तीनों कंपोनेंट हैं, मैंने इसमें वोल्टेज दी V एंगल 0, तो करंट के क्या डायरेक्शन बनेगी ये मुझे बतानी है। ये R, ये L और ये C। तो देखो फिर से सेम चीज़, वोल्टेज एज इट इज़, रेजिस्टेंस के लिए जो करंट वाला कंपोनेंट होगा वो IR, इंडक्टर के लिए 90 डिग्री नीचे वाला IL, कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री ऊपर वाला IC। अब नेट करंट क्या हो सकती है? वो इसके हमारे 3 केस बनते हैं। 3 केस कौन कौन से बनते हैं? देखो, अगर IL की वैल्यू ज़्यादा हुई, अगर IL की वैल्यू ज़्यादा हुई IC से, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ये तो IR हो गया, और ये बचा IL माइनस IC, क्योंकि बिल्कुल ये एंटी में जा रहा है, उसका 180 डिग्री अपोजिट जा रहा है। तो अगर IL की वैल्यू ज़्यादा है, मैंने कहा कि ये मेरा IL जो है यहाँ तक जा रहा है, IC मेरा उतना ही जा रहा है, तो जो नेट करंट बचेगी वो इन दोनों का डिफरेंस बचेगी। तो ये हो गया मेरा
माइनस के 5 डिग्री, है ना। ये तो मेरे करंट का ट्राइंगल बनेगा। वोल्टेज का तो सेम आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल बनना है, ठीक। दूसरा केस क्या बन सकता है कि मेरा जो IC है वो ज़्यादा है IL से। अगर IC ज़्यादा होगा तो IR तो अभी भी एज इट इज है। अब मेरी जो नेट करंट आएगी वो आएगी मेरी IC माइनस IL, अभी एंगल फाई आ जाएगा, ठीक। इतना तो क्लियर होना चाहिए। देखो अगर कैपेसिटिव वाला पार्ट ज़्यादा है तो वो इंडक्टर वाले पार्ट को ओवरकम कर लेगा, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में क्या एकदम एंटी होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के करंट को काटने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, जिसकी करंट का कंपोनेंट ज़्यादा होगा वो अपने वाले में से घटाने के बाद जो बचेगा वो वाला फैक्टर दिखा देगा, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मेरा IL जो है बराबर है IC के। अगर IL IC के बराबर है तो इस वाले ने ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को काट देगा, तब मेरे पास करंट सिर्फ क्या बचेगी, IR बचेगी। उसके बाद मेरे पास IC ने IL को कैंसिल आउट कर दिया, तो मेरे पास जो है वो इंडक्टिव और कैपेसिटिव में से कुछ भी नहीं बचेगा, तब ये मेरा 0 डिग्री पे काम करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अगर पैरेलल सर्किट की बात की जाए, ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब देखो पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि हमारी जो करंट होती है एक से ज़्यादा हो सकती है। मेरे पास एक सर्किट है, एक में इंडक्टर लगा हुआ है, एक में क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ है। ये L, ये R और ये C। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस आता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझ लेते हैं। तो देखो इस वाली ब्रांच में अगर करंट जा रहा होगा I1, इस वाली ब्रांच में करंट जा रहा होगा I2। टोटल करंट है मेरा I टोटल, ठीक। अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 क्या होगा वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। अगर मेरी वोल्टेज 0 डिग्री है तो फेजर कैसे बनेगा, देखो ये वोल्टेज 0 डिग्री है, इंडक्टर क्या कहता है, मैं तो वही करंट को 90 डिग्री लैग कराऊंगा, तो ये हो गया मेरा IL, ठीक है। इतना क्लियर है। इस चीज़ को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंड पे ही रखेंगे, हम जो है यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडक्टर ने करंट को 90 डिग्री लैग करा दिया, बात एक ही है, क्योंकि वेक्टर में आप स्टार्टिंग और एंड में कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी वोल्टेज हो गई। तो I1 के लिए मेरे पास ये वाला डायग्राम है, इसको नहीं लेते क्योंकि ज़्यादातर लोग बाग ओरिजिन पॉइंट पर रखना पसंद करते हैं, तो हम ओरिजिन वाले पॉइंट पर रखते हैं, ठीक है। अगर मैं I2 के लिए वेव फॉर्म बनाने लगा तो I2 में क्या है, देखो एक तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट IR आ गया। दूसरा क्या है, कैपेसिटर, कैपेसिटर वाला कंपोनेंट क्या आ गया, IC 90 डिग्री लीड वाला। अगर मैं इसको जो है वेक्टर सम निकालूँ तो मेरे पास नेट करंट कितनी आएगी, I2 मेरे पास लीडिंग में आएगी, लेकिन 90 डिग्री नहीं आएगी, कुछ एंगल फाई आएगी, ठीक है। तो अगर मुझे I टोटल का डायग्राम बनाना हुआ तो I टोटल का जो फेजर डायग्राम बनेगा, या इस पूरे सर्किट का अगर मैं वोल्टेज दूँ 0 डिग्री पे, तो ये मेरी वोल्टेज, उसके बाद में जो मेरी करंट I1 है, I1 90 डिग्री लैग कर रही है, तो ये वाली करंट मेरी 90 डिग्री, और I2 जो है, I2 मेरी जो है ना ये वाली करंट आई। देखो इसमें कुछ रेजिस्टेंस वाला पार्ट था, कुछ कैपेसिटिव वाला पार्ट था, तो ओवरऑल ये लीडिंग वाले पोर्शन में, यानी कि पहले क्वाड्रेंट के बीच में कहीं पर आ रही होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास I2 मेरे पास फाई एंगल से लीड कर रही है, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। और मेरे पास जो नेट करंट होगी वो इन दोनों का फेजर सम होगी, लेकिन अभी हमारा वो टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट बस इतना है कि मैं इस सर्किट का फेजर डायग्राम बना सकूं, ठीक है। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो हमारे पास डाउट में आया था कि मुझे जो है क्या बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है, किसका, इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग का। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है हमारे पास, उसके अगर मुझे पास वाइंडिंग है तो उसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाने लगा तो किस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन था कि हमारे पास ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसका इंडक्टेंस है L1 मान लेते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1। दूसरा है जिसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस तो है ही, कैपेसिटर C, ये L2 और ये R2। इसमें जो करंट जा रही है ये मेरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, तो मैं इसको IA बोल देता हूँ। इसमें जो करंट जा रही है ये मैं IM बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फेजर बनाऊँ तो देखो, अगर ये इंडक्शन मोटर का है तो मुझे ये तो पता है कि इस वाले पोर्शन में इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है, इस वाले पोर्शन में इंडक्टर की वैल्यू कम होती है, ठीक है। ये
अगर आप मशीन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो मेन वाइंडिंग होता है उसमें इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, और जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है, जो अंदर वाली वाइंडिंग होती है, उसमें इंडक्टेंस कम होता है। तो अगर मैं IM के लिए मैं फेजर बनाऊँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एक तो रजिस्टिव कंपोनेंट IR1 और इंडक्टिव कंपोनेंट IL1 मैंने IR1 से ज़्यादा बड़ा बनाया क्योंकि मुझे पता है कि उसमें जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो L1 की ज़्यादा होती है। तो मेरे पास जो नेट करंट मेरे पास ये आई IM, और IM जो है लैग कर रही है माइनस के फाई एंगल से। ये एंगल कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है वही फाई बराबर tan इनवर्स IL/IR। ठीक है, ये मेरे पास IM की वैल्यू आई। अगर मैं इसके लिए निकालूं दूसरे के लिए I2 के क्या बोलते हैं IA के लिए, तो इसमें एक तो रेजिस्टेंस है IR, इंडक्टेंस वाला पोर्शन इसमें कम रहता है IL, एक कैपेसिटर है जो फेज शिफ्ट का काम कर रहा है, तो कैपेसिटेंस वाला पोर्शन इसमें ज़्यादा रहेगा। तो मेरा IC ये हो गया। तो मेरे पास जो नेट डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये IR, और करंट आ गई मेरे पास IC माइनस IL। तो अगर मैं टोटल करंट देखूं, टोटल करंट यानी कि IA मेरे पास बनेगी ये वाली करंट। ये एंगल φ2 मान लेते हैं, ये एंगल φ1 मान लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। मेरे पास IA के लिए फेजर डायग्राम है, मेरे पास IM के लिए, मेरे पास IM के लिए फेजर डायग्राम है, मेरे पास IA के लिए फेजर डायग्राम है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। कर देते हैं भाई ऐड। देखो ये रही मेरी वोल्टेज। ठीक, IM जो है लैग कर रहा है कितने एंगल से, माइनस के φ1 एंगल से। ये मेरी करंट है IM, और ये लैग कर रही है माइनस के φ1 एंगल से। जो IA करंट है वो लीड कर रही है प्लस के φ2 एंगल से। इसको अलग दिखाते हैं। जो I2 है या IA है वो लीड कर रही है किस एंगल से, φ2 एंगल से। ठीक है, तो ये मेरा फेजर डायग्राम हो गया किसके लिए, एक इंडक्शन मोटर के लिए जिसके अंदर दो करंट जा रही है, एक IA एक IM, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि जो IA है इसके अंदर रेजिस्टेंस और इंडक्टर है। क्यों है, रेजिस्टेंस तो होता ही है, अगर इंडक्टर नहीं होता तो इंडक्टर होता, प्योर इंडक्टर होता तो 90 डिग्री पे होती, प्योर रेजिस्टेंस होता तो ये 0 डिग्री पे होती। लेकिन ये क्या है, ना इंडक्टर प्योर इंडक्टर पे है ना प्योर रजिस्टर पे, मतलब बीच में कहीं, तो उसके अंदर मतलब थोड़ा इंडक्टेंस है थोड़ा रेजिस्टेंस है। वहीं पे दूसरे वाले में क्या है कि प्लस वाले में चले गए, प्लस वाले का मतलब इसमें कैपेसिटेंस वाला फैक्टर ज़्यादा है। तो या तो ये RC सर्किट हो सकता था या फिर RLC सर्किट हो सकता है जिसमें कैपेसिटर का फैक्टर ज़्यादा होता। ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो इसमें थोड़ा ही था, लेकिन इंडक्टेंस कम होने के कारण से कैपेसिटेंस ने डोमिनेट किया और वो उसको अपने वाले क्वाड्रेंट में इसको लेके चला गया। ठीक है, आई होप आपको जो है ये फेजर समझ में आया होगा कि किस तरीके से उसका फेजर बना। हमने पहले एलिमेंट लेवल पे समझा, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे समझा, फिर हमने पैरेलल सर्किट में समझा। ठीक, उसके बाद हमने जो है इसको बनाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की अपने से कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो आपका डाउट था उसमें लगभग इतना ही है, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।